यूरोप का दिल कहा जाने वाला फ्रांस आज एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। जहां कभी लिबर्टे, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की गूंज थी, वहीं अब सुनाई दे रही है घाटा, कर्ज और आर्थिक असंतुलन की आवाजें। फ्रांस का राष्ट्रीय कर्ज जीडीपी के 110% से भी ज्यादा पहुंच गया है और बाजार में बॉन्ड यील्ड तेजी से ऊपर जा रहे हैं। राष्ट्रीय कर्ज घाटा और बॉन्ड बाजार संकट। फ्रांस का कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। फ्रांस का सार्वजनिक कर्ज अब 3 ट्रिलियन यूरो के पार है, यानी हर नागरिक पर लगभग 45,000 यूरो का बोझ। सरकार ने पिछले 1 दशक में कई बार बजट सुधारों का वादा किया, लेकिन लगातार बढ़ते सामाजिक खर्च, सब्सिडी और पेंशन बोझ ने उसे घाटे में डुबो दिया। वित्त मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं, फ्रांस का बजट घाटा जीडीपी का 5.5% है, जबकि यूरोपीय संघ का नियम है कि ये 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि बॉन्ड मार्केट में भरोसा डगमगा रहा है। निवेशक अब फ्रांस के बॉन्ड पर जर्मनी से कहीं ज्यादा ब्याज मांग रहे हैं, क्योंकि जोखिम बढ़ चुका है। अर्थव्यवस्था, टैक्स और सरकारी खर्च। टैक्स के खिलाफ सड़क पर उठती आवाजें। फ्रांस की अर्थव्यवस्था यूरोप में दूसरी सबसे बड़ी है, लेकिन यहाँ टैक्स की दरें दुनिया में सबसे ऊंची है। कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और वैट, सब कुछ जनता की जेब पर भारी पड़ता है। यही टैक्स बोझ निवेशकों को डरा रहा है और आम जनता को नाराज कर रहा है। साथ ही सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जीडीपी का लगभग 83% खर्च किया, जो यूरोप में सबसे अधिक है। यह वेलफेयर मॉडल अब खुद अपने वजन से टूटने की कगार पर है। फ्रांस की पेंशन व्यवस्था की समस्याएं। पेंशन सुधारों पर देश भर में जोरदार विरोध। फ्रांस की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई पेंशन सुधारों को लेकर है। सरकार ने सेवानिवृत्ति की उम्र 65 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी, लेकिन जनता ने इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हत्या बताया। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, रेलवे ठप पड़ा और संसद में भी नारेबाजी गूंज उठी। लेकिन सरकार का तर्क साफ है, अगर सुधार नहीं किए गए तो 2030 तक पेंशन फंड पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। मगर क्या जनता मानने को तैयार है? जवाब है नहीं। यह संकट अब सिर्फ आर्थिक नहीं रहा, बल्कि जंग विस्फोट बन चुका है। राजनीतिक संकट और मैक्रो की चुनौतियां। नेशनल असेंबली में हंगामा और टकराव। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो अब अपनी राजनीतिक विरासत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं है और विपक्ष हर नीति को गिराने पर आमादा है। उनकी लोकप्रियता 25% से नीचे जा चुकी है, जो बताती है कि जनता भरोसा खो चुकी है। यह वही देश है जिसने कभी क्रांति की थी, और आज भी जब जनता असंतुष्ट होती है तो पेरिस की सड़कों पर आग लग जाती है। पार्टियों की रणनीति और मतभेद। लेफ्ट पार्टियां बढ़ते टैक्स और कटौतियों के खिलाफ हैं। राइट विंग नेशनल रैली इस मौके का फायदा उठाकर मैक्रों को कमजोर करने में जुटी है। इस राजनीतिक उथल-पुथल में संसद कई बार ठप हो चुकी है। फ्रांस की राजनीति में यह हंग पार्लियामेंट का दौर है, जहां हर कदम एक साजिश, हर नीति एक जंग बन गई है। यूरोपीय संघ और फ्रांस संबंध। यूरोपीय संघ अब फ्रांस पर दबाव बना रहा है कि वह अपने घाटे को घटाए, वरना यूरोप के स्टेबिलिटी पैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन अगर फ्रांस खर्च घटाता है तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और अगर खर्च नहीं घटाता तो कर्ज नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, यानी एक नो विन सिचुएशन। फ्रांस का संकट अब सिर्फ घरेलू मुद्दा नहीं रहा, यह पूरी यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। विशेषज्ञ कह रहे हैं, अगर फ्रांस लड़खड़ाता है तो यूरोपीय संघ की रीढ़ हिल जाएगी। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या 2025 की यह स्थिति 2008 की वैश्विक मंदी जैसी झटके दे सकती है, या फिर फ्रांस अपने पुराने जज्बे के साथ वापसी करेगा? फ्रांस का यह संकट हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनावों से नहीं, बल्कि आर्थिक संतुलन और सामाजिक विश्वास से चलता है। देखते हैं क्या मैक्रो इस संतुलन को बचा पाते हैं, या फिर यूरोप की राजनीति में आने वाला है कोई बड़ा ट्विस्ट। मैं हूं नुजुल चौहान और आप देख रहे हैं विश्लेषण।